हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसे हिंदी में स्तन कैंसर कहा जाता है। उसकी क्या परिभाषा होती है, उसके क्या कॉज होते हैं यानी उसका क्या कारण होता है, उसके क्या साइन सिम्टम होते हैं और उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है तथा उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जिसमें अपन मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट तथा नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है ब्रेस्ट कैंसर की? ब्रेस्ट में पाए जाने वाली सेल्स की एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस तरीके से ग्रोथ होना ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। ब्रेस्ट कैंसर किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे ब्रेस्ट कैंसर किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ब्रेस्ट में पाई जाने वाली सेल्स की एबनॉर्मल यानी असामान्य तरीके से, अनकंट्रोल्ड यानी जिसका कोई नियंत्रण ना हो, एंड पर्पसलेस यानी उद्देश्यहीन तरीके से ग्रोथ होना ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। जिससे क्या हो जाता है, ब्रेस्ट की जो सेल्स है उसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का आकार बड़ा हो जाता है, तो उसे बोला जाता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अब इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो स्तन कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर होता है। यानी जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर होता है। इसके अलावा कैंसर से होने वाली मौतों के हिसाब से यह दूसरे नंबर पर आता है। यानी कैंसर से होने वाली मौतों के हिसाब से यह दूसरे नंबर पर आता है। सर्वाधिक मौतें जो होती है वो लंग कैंसर के कारण होती है। ठीक है, स्तन कैंसर एल्डरली यानी महिलाओं में तुलनात्मक अधिक पाया जाता है। यानी जो बूढ़ी महिलाएं होती है, यानी जो अधिक उम्र की जो महिलाएं होती है, उनमें स्तन कैंसर अधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लसिक गाटो यानी लिम्फ नोड्स के द्वारा इसका अस्थियों यानी बोन्स, दिमाग, ब्रेन, फेफड़ों, लंग्स तथा लीवर्स में भी मेटास्टेटिस हो सकता है। मेटास्टेटिस का मतलब होता है फैलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। कैंसर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर होना मेटास्टेटिस कहलाता है। या कैंसरियस सेल का उत्पत्ति स्थान से, यानी उसकी उत्पत्ति यदि ब्रेस्ट में हुई तो ब्रेस्ट से लेकर वह बोन्स तक चली जाती है और वहाँ भी ग्रोथ करने लग जाती है, तो उसे बोला जाता है मेटास्टेटिस। ठीक है, अपन ने क्या देखा, पहले देखिए अपने ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन। यानी ब्रेस्ट में पाए जाने वाले सेल्स की एबनॉर्मल तथा अनकंट्रोल्ड एंड पर्पसलेस तरीके से ग्रोथ होना ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। यह महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर होता है, जिससे होने वाली मौतों की संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। सर्वाधिक मौतें लंग कैंसर में के कारण होती है। स्तन कैंसर जो होता है वो अधिक उम्र की महिलाओं में अत्यधिक पाया जाता है तथा यह इसका मेटास्टेटिस बोन्स, ब्रेन तथा फेफड़े और लंग्स में हो सकता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में तथा रिस्क फैक्टर जिसे अपन कहते हैं। रिस्क फैक्टर और कॉज में अंतर होता है। कॉज तो उस चीज़ का निर्धारित कारक होता है, बल्कि रिस्क फैक्टर में रिस्क होती है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर के बारे में अपन बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट कॉज है, यानी कोई भी एक निश्चित कारक नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर को कॉज करता है। ठीक है, तो अपन रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो अपन को ये लाइन देख लेनी है। स्तन कैंसर के एग्जैक्ट कारण अज्ञात है, यानी एग्जैक्ट कॉज अननोन है। अभी तक भी ब्रेस्ट कैंसर का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं पता लगा है कि जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, परंतु निम्न फैक्टर्स की उपस्थिति में इसके पाए जाने की संभावनाएं अधिक होती है। यानी उसके रिस्क फैक्टर्स जिस देखे जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर पाए जाने की संभावना ज़्यादा है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से और रिस्क फैक्टर हैं, तो बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहला है ऐसी महिलाएं जिनमें गुणसूत्र संख्या 17 पर BRCA फर्स्ट जीन पाया जाता है। BRCA फर्स्ट जीन पाया जाता है, उनमें इसके होने की संभावना अधिक रहती है। यानी ऐसी महिलाएं, यानी ऐसी फीमेल जिसमें गुणसूत्र संख्या 17 पर BRCA फर्स्ट जीन पाया जाता है, उनमें इसके होने की संभावनाएं अधिक रहती है। यह एक रिस्क फैक्टर से स्टडीज से ज्ञात हुआ। ब्रेस्ट कैंसर जिस महिलाओं में पाया जाता है, उनकी जब स्टडी की गई, गुणसूत्रों की जब स्टडी की गई, तो वहाँ पर BRCA का फर्स्ट जीन जिनमें पाया गया उनमें ब्रेस्ट कैंसर मिला है। तो ये एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट
रिस्क फैक्टर होता है कि जिन भी महिलाओं में यदि BRCA फर्स्ट जीन पाया जाता है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अब इसका कोई वास्तविक कारण नहीं है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसकी फैमिली में अन्य किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, जैसे उसकी मम्मी को यानी उसकी मदर्स को ब्रेस्ट कैंसर हो, उसकी दादी को ब्रेस्ट कैंसर हो, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की क्या संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अर्ली मेनार्की यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम से पहले आ जाना। यानी जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है वो 13 से 16 की उम्र होता है, परंतु 10 ईयर से पहले ही में MC साइकिल स्टार्ट हो जाती है यदि किसी फीमेल में, तो उसे अर्ली मेनार्की नाम से जाना जाता है। तो वह जो फीमेल होती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है नॉर्मल फीमेल की तुलना में। नेक्स्ट लेट मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 45 की उम्र से पहले पहले क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 45 की उम्र से पहले पहले ख़त्म हो जाती है। परंतु जिन फीमेल में यह नहीं होती है, लेट जाती है, 50 साल तक चल जाती है, 55 तक चली जाती है, तो ऐसे महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर। यानी यदि किसी फीमेल में ओवरी कैंसर मौजूद है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर पाया जा सकता है, वो किसी भी माध्यम से वहाँ तक जा सकती है सेल्स। नेक्स्ट है ऐसी महिलाएं जिनमें पहला बच्चा 30 वर्ष की उम्र के बाद होता है। यह कहता है कि ऐसी महिला जिनमें जो पहला बच्चा होता है वो 30 वर्ष की उम्र के बाद होता है। नेक्स्ट है नली पारिटी न्यूली पारिटी। न्यूली पारिटी का मतलब वो होता है वह कोई फीमेल जिसने कभी भी बच्चे को जन्म ना दिया हो। नली पारिटी कौन होती है, वह फीमेल जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो। या एक और होता है या वह कोई फीमेल जिसने कभी भी लाइव बर्थ यानी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, या तो उसका बच्चा किसी कारण से उसकी डेथ हो गई हो, यूट्रस में ही मर गया हो, या उसका एबॉर्शन टाइम से पहले हो गया हो, तो या उसका बच्चा जीवित हो, बच्चे को उसने कभी जन्म ना दिया हो, तो ऐसी फीमेल को न्यूली पारिटी बोला जाता है। न्यूली पारिटी बोला जाता है ऐसी फीमेल जिसने कभी लाइव बच्चे को जन्म ना दिया हो, तो ऐसी फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट ओबेसिटी यानी ऐसी महिलाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल और फैट अधिक मात्रा में हो तथा वो मोटी महिलाएं होती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट चेस्ट हाई डोज रेडिएशन एक्सपोजर होना। यानी जो चेस्ट होता है उसमें रेडिएशंस जो पराबैंगनी किरणें होती है उनके संपर्क में आ जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चेस्ट का रेडिएशन के संपर्क में आने से ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है फीमेल में। नेक्स्ट उच्च वसा युक्त आहार लेना, विशेष तौर पर एनिमल्स। यानी वह फीमेल जो उच्च वसा युक्त आहार लेती है, हाई फैट का सेवन करती है, जैसे एनिमल्स का सेवन करते हैं, तो उनमें इसको होने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास। यह एल्डरली महिलाओं में अधिक पाया जाता है। जो एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा होता है यह अधिक उम्र की महिलाओं में अधिक पाया जाता है, अर्थात उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका होने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती है। यानी एंडोमेट्रियम का जो कैंसर होता है वो अधिक उम्र की महिलाओं में पाया जाता है तथा उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका होने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती है। यदि उसमें एंडोमेट्रियल का कैंसर पाया जाता है तो उसमें फिर एंडोमेट्रियल कैंसर ओवेरियन कैंसर में बदल सकता है, तथा ओवेरियन कैंसर से या ब्रेस्ट कैंसर कोज कर सकता है। इस प्रकार ये कैंसर एक दूसरे को कोज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियल कैंसर से डायरेक्ट ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ये भी एक रिस्क है। इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, अपन ने जितने भी देखे सारे क्या थे इसके रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्लिनिकल लक्षण के बारे में, यानी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। यानी किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, प्रभावित ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट निप्पल के नीचे मांस महसूस होना। यानी जो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है निप्पल्स का, उसके नीचे मांस का मौजूद होना या ना गाढ़ा सा फील होना, ठीक है, मांस महसूस होना। नेक्स्ट मांस सख्त। अब जो मांस होता है वो सख्त, नॉन टेंडर, रेगुलर तथा इमोबाइल होता है। यानी वो एक मांस जो रहता है वो स्थिर रहता है तथा रेगुलर रहता है, ठीक है, और वो सख्त रहता है, तो हल्का सा कड़क रहता है मांस, ठीक है।
यानी प्रभावित स्तन के अपर आउटर क्वाड्रेंट यानी में निपल्स के नीचे मांस का महसूस होना, मांस का कड़कपन महसूस होना। उसके बाद जो मांस रहेगा वो सख्त, नॉन टेंडर्स, रेगुलर तथा इमोबियल यानी स्थिर रहता है। नेक्स्ट, मांस जो होता है वो दर्द रहित यानी पेनलेस होता है। शुरू में तो स्टार्टिंग में जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है वो पेनलेस रहता है। वो जो टुकड़ा बनता है, मांस बनता है, ठीक है, ट्यूमर बनता है मांस का, वो दर्द रहित रहता है। लेकिन वेरी लास्ट स्टेज में यह दर्द युक्त हो सकता है। जैसे जैसे उसकी स्टेजेज बढ़ती जाती है तथा सेल ग्रोथ करती जाती है, तो जैसे जैसे इसमें क्या हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, यानी दर्द युक्त भी हो सकता है। नेक्स्ट है निप्पल लिट निप्पल्स रिट्रैक्शंस इवे एलिवेशंस यानी निप्पल रिट्रैक्ट होएगी और एलिवेशन, निप्पल्स रिट्रैक्ट रह सकती है तथा उठी हुई हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावित स्तन यानी जो प्रभावित जो ब्रेस्ट है वो असिमेट्रिकल हो सकता है। नॉर्मल जो रहते हैं वो सिमेट्रिकल रहते हैं, यानी वो एक जैसे दिखाई देते हैं। ब्लड या क्लियर स्राव आ सकते हैं। नेक्स्ट, स्किन एडिमा विद प्योर्ड ऑरेंज स्किन देखी जा सकती है। स्किन पर एडिमा दिखाई दे सकता है और जो ब्रेस्ट की जो स्किन है वो ऑरेंज कलर की दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट है क्रस्टिंग ऑफ द निपल्स में दरारें देखने को मिल सकती है। ये साइन अपन को देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट कैंसर वाले केस में। नेक्स्ट है एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी यानी लिम्फ नोड में भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर सकता है। एक्सिलरी के जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट लिम्फेडिमा ऑफ अफेक्टेड आर्म एंड जो अफेक्टेड आर्म होती है, जैसा अफेक्टेड स्तन होता है, ब्रेस्ट होता है, जैसे राइट या लेफ्ट होता है, तो वहाँ पे जो अफेक्टेड आर्म होती है उसमें लिम्फेडिमा यानी जो लिम्फ होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे महिला में बोन या लंग्स में मेटास्टेसिस के लक्षण भी उपस्थित हो सकते हैं। यानी ये कहना चाहता है कि अफेक्टेड आर्म में लिम्फेडिमा जो डिजीज़ होती है वो हो सकती है, आर्म के अंदर लिम्फेडिमा हो सकती है। नेक्स्ट, महिला में बोन या लंग्स में मेटास्टेसिस के लक्षण भी देखे जा सकता है, यानी ये बोन या लंग्स में मेटास्टेसिस भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में। इसकी क्या डायग्नोस्टिक मेथड होती है, यानी इसका निदान कैसे किया जाता है। सबसे पहला है जो इम्पोर्टेंट वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिससे पता लग जाता है साइन एंड सिम्टम्स को देखकर, अभी जितने भी अपन साइन एंड सिम्टम्स देखें उस हिसाब से अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है तो पता लग जाता है कि फीमेल को ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन, देखकर यानी आंखों की सहायता से देखकर तथा उंगलियों के द्वारा महसूस कर। नेक्स्ट है मेमोग्राफी, जो कि एक मेथड होती है, लेबोरेटरी में की जाती है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी। नेक्स्ट ओपन बायोप्सी सच एज एक्सिशनल बायोप्सी, इंसिशनल बायोप्सी, यानी जो सेल्स होती है उसकी कुछ मात्रा को लेकर, सेल्स की मात्रा को लेकर उसके अंदर स्टडी की जाती है, जिससे पता लग जाता है, बायोप्सी की जाती है, यानी सेल्स की जो बायोप्सी की जाती है, सेल्स को लेकर, इंजेक्शन में सेल्स को लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसकी जांच की जाती है तथा उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है उसके बारे में पता लगाया जाता है, बायोप्सी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मेटास्टेसिस का पता लगाने के लिए चेस्ट का एक्सरे कर लो, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन आदि जो मेथड है ये सारी चीज़ें की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, ठीक। नेक्स्ट है स्तन कैंसर के उपचार हेतु निम्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, यानी स्तन कैंसर के उपचार के लिए निम्न प्रकार की पद्धतियों का, जैसे सर्जरी का उपयोग किया जाता है, रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है तथा हार्मोनल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इन सभी मेथड के माध्यम से जो ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है उसका उपचार किया जाता है। इन सभी के बारे में भी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्जरी। ब्रेस्ट कैंसर की कौन कौन सी सर्जरी होती है, तो लंपेक्टोमी, क्वाड्रेक्टोमी, पहली जो होती है वो लंपेक्टोमी होती है, दूसरी होती है क्वाड्रेक्टोमी, तीसरी है सिंपल मोस्टेक्टोमी, चौथी होती है स्टैंडर्ड रेडिकल मोस्टेक्टोमी, पांचवी मॉडिफाइड रेडिकल मोस्टेक्टोमी। ये सारी सर्जरियाँ की जाती है। तो इन सर्जरियों में क्या होता है,
सबसे पहले लैम्पेक्टोमी। लैम्पेक्टोमी में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत कैंसरियस मास तथा कुछ सामान्य ऊतकों को सर्जरी द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। लैम्पेक्टोमी इसके अंतर्गत कैंसरियस मास तथा कुछ सामान्य ऊतकों को सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेक्टोमी। क्वाड्रेक्टोमी इस सर्जरी के दौरान स्तन के जिस क्वाड्रेंट में ट्यूमर स्थित है उसे हटा दिया जाता है। इसके साथ ही ट्यूमर के आसपास स्थित कुछ सामान्य ऊतकों को भी हटा दिया जाता है, यानी उस क्वाड्रेंट को हटा दिया जाता है तथा उसके इस ट्यूमर के आसपास जो सामान्य ऊतक पाए जाते हैं उनको भी हटा दिया जाता है, यानी रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सिंपल मास्टेक्टोमी। सिंपल मास्टेक्टोमी इसके अंतर्गत सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा ब्रेस्ट टिश्यूज तथा निप्पल्स को हटा दिया जाता है। इसके अंतर्गत सर्जिकल प्रक्रिया के द्वारा ब्रेस्ट टिश्यू तथा निप्पल्स को हटा दिया जाता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को नहीं हटाया जाता है। नेक्स्ट सर्जरी स्टैंडर्ड रेडिकल मास्टेक्टोमी। इसके अंतर्गत ब्रेस्ट ओवल लाइन स्किन पेक्टोरल मसल्स तथा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट सर्जरी है 5 मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। तो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी जिसमें क्या किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा की जाने वाली मास्टेक्टोमी है, जिसके अंतर्गत ब्रेस्ट लिम्फ नोड तथा ओवल लाइन स्किन को हटा दिया जाता है और मांसपेशियाँ कैसी रहती है, इसमें इंटेक्ट रखी जाती है, जिसके अंतर्गत लिम्फ नोड ओवल लाइन स्किन को हटा देते हैं तथा मांसपेशियों को वैसा ही रखा जाता है। नेक्स्ट एक्सिलरी नोड डिसेक्शंस। इसका उपयोग सामान्य स्तन कैंसर के उपचार हेतु नहीं किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो स्तन कैंसर के उपचार हेतु नहीं किया जाता है, अपितु इसका उपयोग कैंसर की स्टेज को सुनिश्चित करने तथा कीमोथेरेपी की आवश्यकता का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत लेटरल लिम्फ नोड को सर्जिकल प्रक्रियाओं द्वारा हटा दिया जाता है, यानी इसका उपयोग सामान्य कैंसर का उपचार नहीं किया जाता है, इसका उपयोग कीमोथेरेपी की इतनी आवश्यकता है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स का उपयोग करते हैं, यानी मेडिकल मैनेजमेंट जिसे अपन बोल सकते हैं, तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स देते हैं कीमोथेरेपी में, उनका नाम है। सबसे पहले ड्रग होती है साइक्लोफॉस्फामाइड। नेक्स्ट है डॉक्सोरूबिसिन। नेक्स्ट है फ्लूरोयूरेसिन। नेक्स्ट है मिथोट्रेक्सेट प्रेडनिसोन। नेक्स्ट विनक्रिस्टिन जैसे ड्रग्स का उपयोग किया जाता है कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अपन ने सर्जरी देख ली, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स देख ली, अब रेडिएशन थेरेपी के अंदर तो रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर सर्जरी, यानी किसी पेशेंट है, इसकी सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी होती है वही एकमात्र सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। तो अब बात करते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर सर्जरी। नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर सर्जरी यानी सर्जरी के बाद किया जाने वाला नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो बार बार वाइटल साइंस का असेसमेंट करना चाहिए, यानी जो पेशेंट है उसके बार बार वाइटल साइंस का असेसमेंट करना चाहिए। मरीज को स्वास्थ्य स्थिति का असेसमेंट करना चाहिए। मरीज को शांत, ठंडे तथा आरामदायक वातावरण में सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट लिम्फेडिमा की रोकथाम हेतु तथा ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए प्रभावित भुजा को हार्ट के स्तर से ऊपर के स्तर पर रखना चाहिए। नेक्स्ट है बेड सोर की रोकथाम हेतु मरीज का बिस्तर स्लाइवटो रहित रखना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार प्रत्येक 2 से 4 घंटे बाद उसकी पोजीशन को बदलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है मरीज को कफिंग तथा डीप ब्रीथिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शुरुआत में आईवी तरल द्वारा मरीज को जल तथा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके पश्चात मरीज की सहन करने की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे पहले तरल फिर अर्धठोस फिर ठोस आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फेक्शन की रोकथाम हेतु मरीज की देखभाल के दौरान स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना चाहिए तथा महिला को प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए। उसके बाद मरीज को सर्जरी के पश्चात होने वाली जटिलताओं यानी कॉम्प्लिकेशन जैसे सर्जरी वाले स्थान पर इन्फेक्शन, सूजन की उपस्थिति में असामान्य द्रव्य एकत्रीकरण उपस्थिति या एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन के बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। नेक्स्ट अफेक्टेड आर्म में आईवी तथा आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। मरीज तथा उसके परिवारजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान किया जाना चाहिए। यदि महिला गंभीर लिम्फेडिमा से ग्रसित है तो चिकित्सक की परामर्शानुसार मूत्ररोधक दवाइयाँ जैसे लेक्सिन देनी चाहिए तथा उसे
लो साल्ट डाइट लेने की सलाह दी जानी चाहिए। ये सारी नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर वाले मरीज के अंदर, जिससे अपन ने ब्रेस्ट कैंसर से पूरी डिटेल आज की वीडियो में अपन ने जानी है। तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब कर देना चैनल पर यदि नए हो तो। थैंक यू।